हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंबरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होता है। फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और ये वीडियो सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इन कमिंग डेज रिविजनरी टॉपिक्स डालने वाली हूँ, बट ऑफ फुल चैप्टर लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव, न्यू सिलेबस पेपर, कंपनी लॉ एंड एसबीईसी, दोनों के ही रिविजनरी टॉपिक्स नहीं आएंगे, चैप्टर्स आएंगे दिसंबर 2020 के लिए। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे अपलोड होते ही, वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफाई हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप। देखो, सबसे पहले मेंबरशिप में आपको ये पता लगाना है कि आप मेंबर कैसे बनोगे किसी कंपनी में। कंपनी के शेयर होल्डर कैसे बनोगे, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर आप कैसे बनोगे? बाय वे ऑफ 6 मेथड्स। 6 वे हैं, ब्रॉडली 6 वेज हैं जिसके थ्रू आप मेंबर बन सकते हो, आप शेयर होल्डर बन सकते हो एक कंपनी में। सबसे पहले वो होता है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम। सब्सक्रिप्शन 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 टू मेमोरेंडम, एमओए। ठीक है, ये आपका पहला होता है। सेकंड, बाय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट। पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड आपका हो गया बेनिफिशियल ओनर। फोर्थ हो गया आपका बाय वे ऑफ ट्रांसफर। फिर हो गया आपका ट्रांसमिशन, और ये हो गया आपका एस। ब्रॉडली ये आपके 6 हैं। नाउ, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है तो इनिशियली आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो आपको लिखना है एमओए में, वो कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, आप खुद। अगर प्राइवेट कंपनी हो, 2 लोग मिनिमम हो, आपने पैसा लगाया होगा, तो आप ही क्या बन जाओगे? आप उसके शेयर होल्डर्स बन जाओगे, मेंबर्स बन जाओगे। तो सब्सक्रिप्शन टू एमओए में आपका नाम आएगा, आप ऐसे उसके मेंबर बन गए हो। सेकंड, बाय वे ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, देन सब्सक्रिप्शन, देन अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन होता है, देन अलॉटमेंट होता है, तो उसके थ्रू कंपनी में मेंबर बनाया जा सकता है। एक होता है बेनिफिशियल ओनर। एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी shall be deemed to be the member of the concerned company। डिपॉजिटरी में आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप बेनिफिशियल ओनर हो। फिर आता है, ये तो हो गया आपने अपनी मर्जी से करा। ट्रांसफर, आप पहले शेयर होल्डर थे, फिर आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आप जो है ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिसको ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर वो आपका शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। ट्रांसमिशन बाय लॉ, आपने वॉलंटरी नहीं करा ट्रांसफर, लेकिन लॉ के हिसाब से, जैसे एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो गई, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मेंबर बन जाएगा। वो मेंबर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाय वे ऑफ, कैसे बना? बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन बना। फिर एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है कि आप मना नहीं कर सकते, यू कांट डिनाई। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ allows his name without sufficient cause to be on register of the member of the company, or otherwise holds himself out or allows him to be held as a member, he is stopped for denying his membership। आपने अपनी मर्जी से अलाउ कर दिया कि आप मेंबर बनोगे किसी कंपनी के, तो बाद में आप मना नहीं कर सकते हो। ये है वेज ऑफ be a member, of becoming a member of a company। now who can become a member? सेकंड होता है आपका who can be a member। इसमें ब्रॉडली देखो क्या क्या है। सबसे पहले कंपनी। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बट 3 केसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये भी एक लीगल पर्सन है, तो ये आराम से दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है। बट अगर एक सब्सिडरी कंपनी है तो वो अपनी होल्डिंग कंपनी की नहीं बन सकती। सेकंड, अगर
अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, देखो वैसे तो कंपनी बन सकती है दूसरी कंपनी की, बट इन केस सब्सिडरी है तो होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन इसमें भी फर्दर 3 चीजें हैं जहां वो बन सकती है। कैसे? अगर जो सब्सिडरी है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द मेंबर ऑफ सच। सेकंड, अगर वो किसी शेयर होल्डर की ट्रस्टी का रोल अदा कर रही है। और थर्ड, अगर वो मेंबर थी उसके सब्सिडरी होल्डिंग बनने से पहले। देखो इस चीज को समझो, एक कंपनी लीगल पर्सन है, वो दूसरी कंपनी की मेंबर आराम से बन सकती है, बट सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है। उसमें भी 3 कंडीशंस हैं। अगर सब्सिडरी उस शेयर होल्डर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो बन सकती है। सेकंड, अगर वो ट्रस्टी है तो बन सकती है। थर्ड, अगर वो मेंबर थी उसकी सब्सिडरी बनने से पहले, तो वो कंटिन्यू रहेगी टू बी अ मेंबर। नाउ सेकंड, पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है? नो, क्योंकि वो लीगल पर्सन नहीं है। थर्ड, माइनर? नो। पॉनी? नो। देन bankrupt? No. Bankrupt may be a member of a company as long he is a registered on members he is entitled to vote. Bankrupt जो है वो भी नहीं बन सकता जब तक उसका नाम जो है रजिस्टर में है। तो 2 चीजें हमें समझ में आ गई, कैसे मेंबर बन सकते हैं और कौन मेंबर हो सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर का क्या मतलब होता है? क्या आप किसी मेंबर को या शेयर होल्डर को कंपनी से निकाल सकते हो, एक्सपेल कर सकते हो? नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आप किसी भी मेंबर को अपनी कंपनी से एक्सपेल नहीं कर सकते हो। देन राइट्स क्या क्या होते हैं मेंबर के? राइट्स ऑफ मेंबर्स: टू वोट, सेकंड टू अटेंड मीटिंग, टू अपॉइंट प्रॉक्सी, टू रिसीव डिविडेंड। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 पॉइंट्स याद करके जाओ कम से कम, और उसको एक एक लाइन में डिफाइन भी करो। हेडिंग देन डिफाइन, हेडिंग देन डिफाइन, एक लाइन की डिफाइन करोगे तब जाकर आपको 5 में से 5 मिलेंगे। फिर फिफ्थ, और कम से कम मतलब 10 तो याद वहां रहने चाहिए, तो आगे तो और भी करके जाओगे। टू ट्रांसफर शेयर्स, पता है चैप्टर में से ही आपको मटेरियल मिल जाता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। टू ट्रांसफर शेयर्स, टू वोट ऑन रेजोल्यूशन, वो तो हो गया। टू इंस्पेक्ट वेरियस रजिस्टर्स। देन सेवेंथ, टू डिमांड फॉर पोल, मीटिंग में आप डिमांड कर सकते हो पोल की। एट्थ, टू शेयर इन द सरप्लस ऑफ वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होती है तो आपको उसमें अपना शेयर मिलता है ना। टू इलेक्ट डायरेक्टर्स एंड दस पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट थ्रू देम, टू इलेक्ट डायरेक्टर्स। टू रिक्वायर द कंपनी टू सर्कुलेट दिस रेजोल्यूशन, सर्कुलेट हिज। अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं फटाफट। देखो सबसे पहले जब आप मेंबर हो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप वोट कर सकते हो। वोट नहीं कर सकते तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। किस चीज़ का मैटर है उस पर इंस्पेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स। जो 3 इनहेरेंट राइट है ना जो हर एक मेंबर को पता होंगे, वो ये होंगे कि आप वोट कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, मीटिंग अटेंड कर सकते हो,
डिविडेंड आपको मिलेगा, आप डिमांड फॉर पोल कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वेरियस रजिस्टर्स, फिर शेयर ले सकते हो इन द सरप्लस ऑफ वाइंडिंग अप टू इलेक्ट डायरेक्टर्स टू रिक्वायर द सर्कुलेट द रेजोल्यूशन। ये आपके मेन चीज़ें 10 पॉइंट्स हैं, राइट्स हैं जो आपको याद होंगे इन वन गो। ठीक है, नाउ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में वही है कि जितना आपने पैसा नहीं दिया है, जितना आपका पैसा ड्यू है, आप उतना दोगे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जो भी उसके चार्टर यानी एमओए में प्रिस्क्राइब्ड होगा अमाउंट, उतना ही आप लायबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 500 है तो 500 ही दोगे, ना ज़्यादा ना कम। नाउ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में फ़र्क क्या है? देखो, ट्रांसफर जो होता है आपका वॉलंटरीली होता है, वॉलंटरी होता है। आप चाहते हो आप ट्रांसफर करो, आप ट्रांसफर आराम से कर दोगे। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे मैंने बताया कि एक शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो जाती है, वो लुनाटिक हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है। ठीक है, उस केस में जो उसके शेयर्स हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर इज इफेक्टेड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द मेंबर्स टू सेल इट। ट्रांसफर क्या है, मूवेबल होते हैं ना शेयर्स। जब आपने शेयर्स करा, उसमें क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन होगी, आप एक तरीके से सेल कर रहे हो, तो आप स्टैम्प ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो, स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांसफर जो किया है बाय ऑपरेशन किया है, उसमें हैंस कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई ऐसा सच सेल नहीं हो रहा, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वैलिड इंस्ट्रूमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे आपका वैलिड इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे आपका नो वैलिड इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। और फिर इसमें क्या होता है, ट्रांसफर इज इफेक्टेड एज ट्रांसफर प्रॉपर्टी व्हेन अ मेंबर इंटेंड्स टू सेल इट। इंटेंशन होती है ना, इंटेंड्स टू सेल इट, तो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है। बट इसमें क्या होता है, ऑन डेथ, आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, लुनेंसी ऑफ पर्सन ऑफ शेयर होल्डर, लुनेंसी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ मेंबर, तो उस केस में होती है। तो मेन ये 3 डिफरेंसेस हैं जिसमें आप ये बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे होता है। अब सिर्फ एक सेक्शन रह गया है, वो है आपका रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। ये आपका सेक्शन 58 है। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, यहाँ आपकी पब्लिक कंपनी। सर्कमस्टेंसेज इन विच प्राइवेट कंपनी कैन रिफ्यूज द रजिस्टर ऑफ शेयर्स। देखो, ये आपका ना बोनाफाइड होना चाहिए, अगर उसने रिफ्यूज करा है, बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। Second, if a private company refuses to register, transfer, transmission of any security, it shall within a period of 30 days from the date on which the instrument transfer intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the company, send the notice of refusal. अगर आपको कोई कह रहा है ट्रांसफर करो, या आपको कोई कह रहा है ट्रांसमिशन करो, ट्रांसमिशन करो, तो कंपनी अगर रिफ्यूज करना चाहती है, प्राइवेट कंपनी अगर रिफ्यूज करना चाहती है, तो जब उसको इंटीमेशन मिला है ना, डेट ऑन विच इंटीमेशन, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस भेज देगी टू दी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं। अगर
ठीक है, तो वो 30 डेज़ में कर देगी। अगर ट्रांसफर अपील टू एनसीएलटी, अगर उसने नहीं किया तो वो एनसीएलटी को अपील करेगी। कौन करेगा? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर और ट्रांसफर से एनसीएलटी को रिप्लाई करेंगे विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस। अब इसके 30 दिन के अंदर-अंदर इन 30 डेज़ वो अपील करेंगे एनसीएलटी को अपील करेंगे इन नेक्स्ट 30 डेज़, जब से उसको रिफ्यूज़ल का नोटिस मिला है कंपनी से, रिफ्यूज़ल नोटिस फ्रॉम कंपनी से जब उसको रिफ्यूज़ल का नोटिस मिलेगा तो उसके 30 दिन के अंदर-अंदर वो ट्रांसफ़र इसको करेंगे। अगर नहीं मिलता है, इन केस उसको नोटिस नहीं मिला, नो नोटिस, तो 60 डेज़ के अंदर-अंदर वो अपील कर सकता है। ये पूरी सर्कमस्टेंसेस है प्राइवेट कंपनी की। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो, सबसे पहले क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मना कर सकती है इफ़ इट इज़ बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो उसका इनहेरेंट राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, तो वो मना कर सकती है। नाउ ट्रांसफर या ट्रांसफरी ने आपको कंपनी को नोटिस भेजा कि मुझे अपने शेयर जो है ट्रांसफर करने हैं या मुझे उसके उससे ट्रांसफर लेने हैं, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी और ट्रांसमिशन एज द केस में भी कुछ भी होगा, कंपनी को जब इंटीमेशन जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर कंपनी रिफ्यूज़ करने का नोटिस भेज सकती है, अगर कंपनी को रिफ्यूज़ करना है। अगर कंपनी ने रिफ्यूज़ करा, नेक्स्ट एनसीएलटी से अपील होगी, तो ट्रांसफर और ट्रांसफरी एनसीएलटी को अपील कर सकते हैं विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूज़ल ऑफ द नोटिस। अगर रिफ्यूज़ल नहीं आया है, तो 60 डेज़ में कर सकता है, मतलब डीम्ड 30 डेज़ ले लिए ना उसने, उसके नेक्स्ट 30 डेज़, उसमें वो अपील कर सकता है एनसीएलटी को। नाउ पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के जो केस में जो शेयर्स होते हैं ना, वो आपके फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। तो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, बट तब भी अगर कंपनी मना कर रही है विदाउट सफिशिएंट कॉज़, तो 30 डेज़, वही सबसे पहले 30 डेज़ है, 30 डेज़ में उसको बोलना है कि हम कर रहे हैं। अब एनसीएलटी से कितने टाइम में अपील एनसीएलटी से कितने टाइम में अपील कर सकता है वो? 60 डेज़ में। वहाँ कितने थे? सबसे पहले ट्रांसफर या ट्रांसफरी ने बोला कि मुझे ट्रांसफर कराने हैं शेयर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को रिफ्यूज़ करना है, तो 30 डेज़ में वो रिफ्यूज़ कर सकता है। रिफ्यूज़ल का नोटिस दे सकता है इन 30 डेज़। बट अगर उसने नहीं दिया, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में जो ट्रांसफर और ट्रांसफरी होगा वो एनसीएलटी को अपील कर सकता है। इन केस अगर पब्लिक कंपनी ने कोई नोटिस नहीं दिया रिफ्यूज़ल का, तो 90 डेज़ हो जाएगा। उसमें क्या था, 30-30-30 सॉरी 30-30-60, 30 पहली दोनों में कॉमन है, देन नेक्स्ट 30 है, इसमें 60 है और फिर उसके डीम्ड 30 मिला के यहाँ पे 90 है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्लासेस जॉइन करो, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास थी। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने आपका ओवरऑल टॉपिक का रिवीजन करा दिया मेंबरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास एंड अच्छे से पढ़ाई करो। एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हैं, बस हार्डली कुछ दिन बचे हुए हैं। और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं अभी ऐसी रिविजनरी चैप्टर्स या वीडियोज़, मतलब सीएस स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करो विदाउट एनी टेंशन। थैंक यू सो मच।